बच्चों, अभी 8वीं बोर्ड आने वाला है और 8वीं बोर्ड की तैयारी में सभी बच्चे, विशेष करके 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं भिड़े हुए हैं। तो उसके लिए मैं भी आप लोग से पीछे नहीं हूँ। आप लोग की तैयारी के लिए मैं तैयार हूँ। आज इस कक्षा में हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। तो विज्ञान में हम लोग चलते हैं समय बिना गंवाए। सबसे पहले बच्चों, जंगल, ये जंगल में आग लगने एवं भीषण सूखा, यानी सूखा भी पड़ सकता है, आग भी लग सकता है। तो इन कारणों से जो वन नष्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोचो बच्चों, आग लगने, ये जो वन देख रहे हैं, जंगल जो देख रहे हैं, वो आग लगने से भी नष्ट होता है। और अत्यंत सूखा, बहुत भीषण सूखा पड़ गया तो वो इस तरह से वन जो नष्ट होता है, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। वनोन्मूलन। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन यानी वन का नष्ट होना। अगला प्रश्न बच्चों, हमारे देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, यानी वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा दिया जाता है, उसको बचाए रखना है पड़ता है। तो उसके लिए हमारे कितने राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार ने बनाए हैं? तो बताइए बच्चों, हमारे देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं? तो बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए 106। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 105, 106, 107, 109। तो आपका उत्तर होगा 106 राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न बच्चों, वायु के प्रमुख प्रदूषक कौन कौन गैस है? यानी वायुमंडल हमारा ये है जहाँ हम लोग सांस लेते हैं अपने जीवित रहने के लिए। तो ये भी किसी न किसी कारण से प्रदूषित होता है। तो उसमें कुछ गैस भी है जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कौन कौन गैस हैं? सबसे पहले CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, एक जहरीला गैस भी है और ये हमारे वायुमंडल को तो प्रदूषित करता है। उसके बाद है बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब गैस जो है बच्चों हमारे वायुमंडल को, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, हमारे पर्यावरण में रहता है, आता है कि बहुत से कारण है, फैक्ट्रियों से विशेष करके। तो वो सब हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है और हम उसको श्वसन क्रिया में अगर लेते हैं तो अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इसीलिए सरकार ने बहुत से कंपनियों में क्या किया है कि चिमनियाँ को बहुत लंबे ऊपर कर दिए गए हैं ताकि वो हवा के ऊपर ही रह जाए। अगला है बच्चों CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG ये परीक्षा में हमेशा आते रहता है। तो इसका फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे, वैसे बहुत से बच्चे इसको जानते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, C से हो गया कंप्रेस्ड, N से हो गया नेचुरल और G से हो गया गैस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों संपृक्त प्राकृतिक गैस। संपृक्त मतलब संघनित किया जाता है, संपृक्त। तो इसको हम लोग कहते हैं CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला हम लोग चलते हैं बच्चों, LPG का फुल फॉर्म क्या है? LPG का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी परीक्षा में आता है, इसे भी हम लोग जानना चाहिए। तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे बच्चों? लिक्विफाइड यानी द्रवित, और LPP से हो गया पेट्रोलियम और G से हो गया गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। देखते हैं बच्चों, अभी बहुत बड़ा बड़ा टैंकर में टैंकर में जाता है गैस, लिखा हुआ रहता है LPG, तो उसमें सब लिक्विड भरा हुआ रहता है, और वही फिर गैस वो कंप्रेस करके रखा जाता है, और उसी को फिर हम लोग भेजते हैं। जिसे हम लोग अभी घर खाना बनाते हैं गैस चूल्हा में, तो लिक्विड ही रहता है, जब निकलता है तो गैस बन करके निकलता है, उसको जलाते हैं तो हम लोग खाना पकाते हैं। अब है बच्चों अगला CO2 एवं CH4। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं CH4 मीथेन गैस। गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे परीक्षा में हमेशा आता है और जानना भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ये मिल करके हमारे क्या करते हैं बच्चों? तापमान को बढ़ाता है, पृथ्वी के तापमान, वायुमंडल का तापमान को बढ़ाता है। तो इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको पौधा घट प्रभाव भी कहते हैं। पौधा घर प्रभाव कहिए, एक प्रकार का पौधा घर प्रभाव। अगला प्रश्न है बच्चों, ताजमहल का क्षरण किसके कारण हो रहा है? ताजमहल ये जो देख रहे हैं बहुत ही इससे भी पहले सुंदर रहता था, इससे भी ज्यादा सुंदर रहता था। ये जो ताजमहल देख रहे हैं इससे भी सुंदर रहता था, लेकिन इसका क्षरण हो रहा है। क्षरण मतलब ये नष्ट हो रहा है, इसका जो सुंदरता है धीरे धीरे धूमिल हो रहा है, कम पड़ रहा है सुंदरता। तो इसका क्या कारण है? अम्ल वर्षा के कारण ही ये इसका ताजमहल का रंग रूप गिरते जा रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं बच्चों? गंधकाम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जब ये बादल में यानी वर्षा के साथ जब गिरता है धरती में, तो उसी को पानी दूषित हो जाता है, अम्ल मिल जाता है। अम्ल, गंधकाम्ल भी एक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल भी अम्ल है। तो ये सब पानी को बनाता जो गिरता है धरती में, तो उसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। अगला है बच्चों, किसके कारण ओजोन परत नष्ट हो रहा है, छिद्र हो रहा है? ओजोन परत जो देख रहे हैं, वायुमंडल में बहुत से लेयर है बच्चों, ताम्रा जैसे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, इस तरह से मंडल को मीटर के अनुसार उसको बांटा गया है। तो ओजोन मंडल हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही लाभदायक है। वो ओजोन मंडल लेकिन छिद्र हो रहा है, तो क्यों लाभदायक है बच्चों? तो लाभदायक थोड़ा समझ लीजिए। सूर्य से चलने वाली तीक्ष्ण किरणें, वो ओजोन मंडल जो रहता है वो उसके तीक्ष्ण किरणों को अवशोषित कर लेता है। लेकिन जब छिद्र होकर के हमारे सीधे धरती पर अगर छिद्र रहेगा, तो वो सूर्य प्रकाश हमारी धरती पर सीधे आएगा और हमारे त्वचा रोग, त्वचा कैंसर होने की संभावना, आँख की रोशनी घट जाना, ये सब कारण उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब उसका प्रभाव है। लेकिन आज ओजोन मंडल हमारा बहुत ही छिद्र हो रहा है, तो उसको कौन ऐसा चीज है जो हमारे ओजोन मंडल को छिद्र कर रहा है? बताओ। वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, उसको शॉर्ट में कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है? विपरीत आवेश जो
आवेश हमारा जो जब विपरीत आवेश रहता है बच्चों, तो दोनों में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। और समान आवेश अगर रहता है तो प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब एक धनायन है एक ऋणायन, तो दोनों को सामने लाएंगे तो उड़ सट जाएगा। और दोनों अगर धनायन को हम सामने लाएंगे तो ठेलेगा एक दूसरे को, यानी अलग हो जाता है, यानी विकर्षण। और जब समान आवेश रहेगा तो विकर्षण, और समान आवेश नहीं रहेगा तो आकर्षण। तो आकर्षण ये याद रखना है बच्चों, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण करता है। अगला है पॉइंट बच्चों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश अभी तो मैं बता चुका हूं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक धनायन धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ऐसे बैटरी में भी देखेंगे बच्चों, एक तरफ जस्ता वाला रहता है, एक तरफ पीतल वाला रहता है। जस्ता वाला आपका हो गया ऋणायन, और पीतल वाला हो गया जो फुटकी निकला हुआ रहता है, वो हो गया धनायन धन आवेश। एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो इस तरह से आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब है बच्चों भूकंप। भूकंप भूकंप मतलब भूमि का कांप जाना। कभी कभी पृथ्वी हमारा कांप जाता है, तो भूकंप, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसमें जो युक्ति होता है, यंत्र होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफी यंत्र। भूकंप यानी पृथ्वी जो कांपता है तो उसको मापने वाले, तीव्रता मापना, पृथ्वी कांपने की जो तीव्रता है तो उसको मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफी यंत्र कहते हैं। तो बच्चों अब पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी आखिर में भूकंप होता क्यों? अब भूकंप सबसे विशेष करके कहाँ होता है बच्चों? समुद्री तटीय क्षेत्रों में। तो वैसे सबसे बड़ी चीज है बच्चों, पृथ्वी के अंदर में बहुत से बड़े बड़े प्लेट पाया जाता है, और उन प्लेटों के अंदर भी बहुत से द्रव पदार्थ पिघला हुआ है। धरती के अंदर में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं है, माने कुछ लेयर में। तो वो वहाँ पर प्लेट जो है उस लावा में, एक प्रकार का लावा है, तो वहाँ वो अभी 16 प्रकार के 12 प्रकार के प्लेट है, और वो बड़े बड़े प्लेट पृथ्वी के अंदर में चारों माने पलवन करते रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, प्लेट दोनों टकरा जाता है, टकराने जाता है, या तो कभी चढ़ गया या कभी हट गया। तो इन कारणों से वहाँ विक्षोभ उत्पन्न होता है, बहुत से बड़ा तरंग उत्पन्न होता है, और वो तरंग के कारण पृथ्वी कांप जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भूकंप। लेकिन बच्चों इसके लिए कोई लिमिट टाइम नहीं होता है, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो विशेष करके समुद्री तटीय यानी समुद्र तटीय भागों में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पृथ्वी का लेयर थोड़ा सा कम होता है। तो इन्हीं कारणों से हमारा मतलब समुद्र तटीय भागों में भूकंप ज़्यादा होता है। अगला है बच्चों दूषित जल के सेवन से। दूषित जल के सेवन से हमें क्या हो सकता है? देखो बच्चों, जल हमारे जीवन है, और जल इसलिए शुद्ध जल ही पीना चाहिए, और अधिक मात्रा में पीना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो जल आपको बहुत ही अधिक मात्रा में पीना होगा, लेकिन आपको स्वच्छ जल पीना चाहिए। तो स्वच्छ जल हमारा शरीर को अगर हम नहीं पीते हैं तो क्या हो सकता है बच्चों? तो बहुत सबसे पहले है कि फेफड़ा का कैंसर हो सकता है, फेफड़ा का कैंसर हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, हमारा किडनी खराब हो सकता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है शुद्ध जल पीना। इसलिए बच्चों हमेशा शुद्ध जल, गंदा जल, अशुद्ध जल ना पिए, हमेशा शुद्ध जल का सेवन करें, पिए, वही हमारे जीवन को मन स्वस्थ बनाए रखेगा। अगला है बच्चों भावनाओं को तड़ित के प्रभाव से किस सुरक्षा युक्ति से बचा सकते हैं?
भावनों को यानी अपने हम लोग घर को, जिसे है बच्चों हमारे घर है, अब घर को जिसे तड़ित होता है, वज्रपात होता है, उसी को तड़ित कहते हैं। तो उनसे हम बचाने के लिए इन भावनों को हम लोग तड़ित से बचा कैसे सकते हैं, वज्रपात से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए होता है बच्चों तड़ित चालक। तो देखे होंगे तड़ित चालक, तड़ित चालक बच्चों घर के किसी भी दीवार में एक लंबे त्रिशूल की तरह वो बना करके उसको मेटल से सीधे जमीन के बहुत गहराई तक गाड़ा जाता है। अगर कहीं भी तड़ित होता है तो वो उसको खींच लेता है और खींच करके सीधे जमीन में ले जाता है। तो बच्चों वो तड़ित लगाया जाता है, बड़े बड़े इमारतों में देखिएगा, बड़े बड़े होटलों में देखिएगा तड़ित चालक लगा हुआ रहता है। हम लोग साधारण आदमी हैं तो लगाना तो चाहिए हर लोगों को, तड़ित से बचने के लिए, वज्रपात से बचने के लिए। इसीलिए बच्चों देखते होंगे कि बड़े बड़े सलाह वैज्ञानिकों ने यानी जो ज्ञानियों ने कहा है कि बड़े बड़े पेड़ों के सामने वर्षा के दिनों में नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वज्रपात होने का वो पेड़ भी उस आवेश को क्या करता है, वज्रपात से माने खींच लेता है, उस तड़ित के माने उसमें प्रवेश कर जाता है पेड़ में। कभी कभी पेड़ में कभी गिरता है बच्चों तो पेड़ को सुखा देता है, जला देता है। अगर आदमी वहाँ रहता है, बचता है पानी में, तो उसको नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकता है। तो लेकिन बच्चों हम एक दो बात रखना चाहेंगे कि आखिर में तड़ित होता कैसे है। देखिए बच्चों, जब विपरीत आवेश का बादल दोनों टकराता है, जब एक बादल उधर से आ रहा है इधर से जाता है, बादल जब टकराता है तो टकराने से आवेश, धनावेश, ऋणावेश जब ये होता है तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता है और बहुत वोल्टेज का, और उसी को कहते हैं तड़ित। और वो कोई लोहा ही वज्र टाइप का नहीं होता है, मतलब वही तार को ही वज्रपात कहते हैं। वो जो विद्युत पैदा होता है, विद्युत को ही, वही विद्युत गिरता है तो कभी कभी किसी के घर में भी गिर जाता है बच्चों, जो बहुत नुकसान करता है, जानलेवा हमला होता है कई एक प्रकार का। तो ये सब प्रकार प्राकृतिक प्रकोप है, तो इससे बचने के लिए हम लोग तड़ित लगाते हैं। अगला है बच्चों प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस सिद्धांत पर आधारित है। प्लास्टिक हम लोग देखते होंगे घर में हम लोग आए दिन यूज करते हैं, पॉलीथीन लेते हैं और सब सामान लेकर के आ जाते हैं प्लास्टिक पॉलीथीन में। तो उसको प्लास्टिक को पुनः चक्रण का मतलब हुआ पुनः हम यूज किए, फिर इधर से उधर कर दिए, फिर उस नष्ट हो गया, उसको फिर उसी को गला करके बना करके फिर प्रयोग किए, इसी को कहते हैं पुनः चक्रण। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आर 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 यानी 4R पर ये क्या करते हैं, उस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला आर का मतलब हो गया बच्चों रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना, जहाँ जरूरत है थोड़ा ही। देखते हैं बच्चों हम ऐसे भी केवल प्लास्टिक के लिए भी नहीं कहते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जैसे कागज, बहुत से ऐसा बच्चा है स्टूडेंट या बड़ा लोग को भी हम देखें, कागज में हमारा इतना में काम, थोड़ा सा कागज में हमारा काम चल सकता है, तो हम उसके लिए हम पूरे कागज को बर्बाद न करें। उसी तरह से पॉलीथीन का भी, प्लास्टिक का भी जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे अगर छोटा सा प्लास्टिक में हमारा काम आ सकता है या एक प्लास्टिक में अधिक सामान आ सकता है, तो हम ज़्यादा प्लास्टिक लेने का जरूरत नहीं है। तो उसी को कहते हैं रिड्यूस यानी कम उपयोग। उसके बाद है बच्चों रीयूज, पुनः उपयोग, रीयूज्ड पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग मतलब पॉलीथीन में हम सामान लाए, उदाहरण के लिए कह रहे हैं बच्चों, बाजार से गए और बाजार से पॉलीथीन लेकर के हम आए और पॉलीथीन को बढ़िया से रख दिए। पुनः कभी हम बाजार गए
तो उसी पॉलीथीन को लेकर के जाएंगे और उसी से सामान को लेकर आएंगे, तो इसको कह देंगे पुनः उपयोग करना। अगला है बच्चों रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होगा बच्चों? पुनः, मतलब उस पुनः उपयोग, रिसाइकल यानी पुनः उसको उपयोग में लाना। उसके बाद है बच्चों रिकवर। रिकवर मतलब है पुनः प्राप्त करना। पुनः प्राप्त करना मतलब उसको गला करके, जिसे फेंका गया प्लास्टिक, इधर उधर फेंका गया है, तो उसको हम लोग एक जगह जमा करके उसको कहीं फैक्ट्री में भेज देते हैं, तो उसका फिर उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और पुनः प्लास्टिक बनाया जाता है। तो इसको कहते हैं रिकवर, यानी पुनः प्राप्त, यानी उसको पुनः बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का है बच्चों प्लास्टिक का पुनः चक्रण एक संपूर्ण क्रिया कहलाएगा। अब है बच्चों जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए। बहुत ऐसा प्लास्टिक है बच्चों जिसे पॉलीथीन हम गर्म करेंगे तो उससे पिघल करके छोटा हो जाता है, यानी पिघल जाता है, तो ये विकृत हो जाता है। इसको क्या हम कहेंगे? इसको कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। क्या कहेंगे बच्चों? थर्मोप्लास्टिक। जो तुरंत गर्म हुआ, गर्म होने पर उसका रूप बदल गया, यानी विकृत हो गया, तो इसको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। और जिससे एक बार प्लास्टिक को बन गया, प्लास्टिक तो बहुत तरह के होते हैं, तो अब वो प्लास्टिक जिसे हम पिघलाने के बाद हम उसको ढांचा बना दिए, कोई भी चीज रूप दे दिए, रूप देने के बाद फिर हम उसको गर्म करेंगे, तो वो फिर पिघलेगा नहीं, जस के तस रहेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको विकृत नहीं होगा, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसको कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये तो हम लोग को जैसे बच्चों घर में जैसे स्विच होता है, और वो स्विच को थोड़ा सा जला कर पिघला करके देखिएगा, वो आपका पिघलेगा नहीं। इसको हम लोग कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जो पॉलीथीन जो नॉर्मल होता है, वो उसको पिघलाएंगे तुरंत वो आसानी से विकृत हो जाएगा, उसको कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक दो तरह का हुआ बच्चों। अब है जिसे उसको हम लोग बेकेलाइट और मेलामाइन के नाम से भी जानते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। तो उसको छोड़िए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशे का कुछ नाम बताएं। संश्लेषित रेशे का कुछ नाम बताइए। तो ये है बच्चों रेयन एवं नायलॉन। उस टेरिन वगैरह जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, वो रेशा है एक प्रकार का। बहुत से साड़ी भी बनता है, शर्ट भी बनता है, शर्ट के कपड़ा, पैंट का कपड़ा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेयन एवं नायलॉन। ये रेशे जो होते हैं बच्चों बहुत भी मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। तो इसका अभी वैज्ञानिकों ने बहुत खोज किया और आसानी से हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। अगला है बच्चों प्राकृतिक रेशे का कुछ नाम बताइए। तो प्राकृतिक रेशा आप लोग जानते भी होंगे, जैसे सूती, जिसको कपास से उत्पादन किया जाता है, रेशमी, जिससे रेशम कीड़ा से उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से ऊनी, जिसे भेड़ बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो ये सब हो गया हमारा प्राकृतिक रेशे। और वो जो हमारा रेयन और नायलॉन जो बोले बच्चों, वो कृत्रिम रूप से, यानी एक प्रकार का कहिए उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम के उत्पाद से ही उत्पन्न किया जाता है, जिसको बहुत ही महीन धागा उसे बना सकते हैं और उसको बिनाई भी सकते हैं, बिनते भी हैं, बनता भी है। इसीलिए टेरिन, पॉलीथीन बने इस सब का शर्ट, पैंट, साड़ी बहुत ही महीन रूप से बनता है, क्योंकि उसका धागा बहुत पतला बनाया जा सकता है। अगला है बच्चों घर्षण बल से लाभ। अब घर्षण बल से तो बहुत लाभ है बच्चों, बहुत लाभ है। क्या है? सबसे पहले हम लोग है बच्चों फिसलने वाले कोई जगह
तो वहाँ पर फिसलने वाले जगह में अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग सीधे जाएंगे, फिसल करके गिर जाएंगे। फिर है कि वो वाहन नियंत्रण, जैसे गाड़ी चल रहा है और उसमें घर्षण हम ब्रेक देंगे और ब्रेक नहीं लेगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। टायर में भी घर्षण होता है और ब्रेक में भी वो जब दबाते हैं तो उसमें घर्षण होते होते गाड़ी को रोक देता है। इस तरह से बहुत है बच्चों जो हमारे घर्षण बल से बहुत से लाभ होता है। और घर्षण बल को फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में जान लीजिएगा। अब घर्षण बल हम कैसे कम करें? घर्षण बल जिसे उसे हानि भी है बच्चों, लाभ जहाँ है वहाँ हानि भी होता है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग, जिसे बहुत से साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, बहुत से वाहन है, फैक्ट्री है, मशीन है, तो उन मशीनों में जब पार्ट्स जब चलता है तो चलते चलते उसमें घर्षण होता है और घर्षण से वही बहुत ही ऊष्मा उत्पन्न होता है और ज़्यादा घर्षण होते होते वो मशीन खराब हो जाता है। तो उस घर्षण को कम करने के लिए उनके दोनों पार्ट्सों के बीच में एक लेयर दिया जाता है जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं अंग्रेजी में, और उसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल करने के लिए तो उस लुब्रिकेंट, और हिंदी में उसको स्नेह के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आ जाएगा बच्चों तेल, ग्रीस, ये सब जो है आपका दो पार्ट्स मशीन के बीच में आ जाने से, वैसे भी बच्चों देख लीजिए हाथ से रगड़िए और तेल दे करके रगड़िए, दोनों में कौन गर्म होता है? बिना तेल वाला बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तेल लगा करके रगड़िए तो कम गर्म होगा। तो इसमें यही बात है बच्चों, आप लोग घर्षण बल कम करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तेल है, ग्रीस है, बहुत कुछ है। इसके अलावा और कुछ देखते होंगे बच्चों, जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड। अब कैरम बोर्ड में हम लोग उसको ज़्यादा जल्दी फिसलने के लिए आसानी से, ताकि बोर्ड का जो गोटी है वो हमारा सरके आसानी से, तो उसके लिए हम लोग पाउडर लगाते हैं, पाउडर को फैला देते हैं और उसमें हम लोग उसके गोटी को रखते हैं और खेलते हैं। तो इस तरह से है बच्चों। और है कि तो इतने जानिए बच्चों कि घर्षण को हम लोग कम करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आज विज्ञान में मैं चाहूँगा यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर अगली कक्षा में मैं विज्ञान का अगला एपिसोड लेकर के आएंगे। तब तक इसको एक दो बार इसको सुने, देखें, और बहुत से मैंने विज्ञान में भी डाल चुका हूँ, उन सारे चीज़ को देख सकते हैं। और गणित में भी डाला हूँ, हिंदी में डाला हूँ, और कोशिश करूँगा बोर्ड परीक्षा के पहले ही कुछ सोशल साइंस भी मैं डालूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ बच्चों, धन्यवाद।